ठीक है, तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कॉलिजन, बट कॉलिजन स्टडी करेंगे अपन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिजिक्स में जनरली कॉलिजन, जैसे हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं टक्कर। ठीक है, तो जनरली हम कॉलिजन्स देखते ही हैं, बट फिजिक्स में जब आप डिफाइन करोगे कॉलिजन्स को, तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो कॉलिजन को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन टू बॉडीज कम्स इन कांटेक्ट for a very short interval of time and they applied the very high force or very large force onto each other, then this event is called collision। समझ में आया? ये जो इवेंट होता है इसको बोलते हैं कॉलिजन। थोड़ा मैं इसको नोट डाउन भी कर देता हूं, ध्यान से देखो कि when टू बॉडीज, ज्यादा भी हो सकती हैं, अभी अपन फॉर एग्जांपल टू बॉडीज ले रहे हैं, when two bodies comes in contact, ठीक है, comes in contact comes in contact with each other, comes in contact with each other for very short interval of time। ठीक है, interval very short interval of time। ठीक है, and and applied applied very large force। ठीक है, and applied large force very large force on each other, on each other, then this event is called, then this event okay then this event is called collision, collision। तो ये जो इवेंट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉलिजन। तो कॉलिजन जब भी होता है, आपने देखा भी होगा, whenever the collision happens, the two bodies comes in contact with each other for very short interval of time, but they applied very large force onto the each other। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो इवेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलिजन। अब कॉलिजन जो होगा, सो इन कॉलिजन में क्या होता है? इन कॉलिजन देयर कुड बी अ फिजिकल कांटेक्ट और देयर कुड नॉट बी अ फिजिकल कांटेक्ट। जरूरी नहीं है कि जब भी कॉलिजन हो रहा है तो फिजिकल कांटेक्ट ही हो। इस तरह कॉलिजन वो भी हो सकता है कि मान लो तो जैसे पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल हो गया, इस तरह से हो कि जो दो बॉडीज हैं वो कांटेक्ट में तो नहीं आती है, पर उनके डायरेक्शन चेंज हो जाती है एक दूसरे की वजह से। ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगा? आपका कॉलिजन ही कहलाएगा। सो देर इज नो नीड that the body should come into a physical contact for the collision। ठीक है, collision can be happen if the two bodies are not come into a physical contact but the direction of their motion is deflected due to the presence of other body। तो भी क्या होगा? collision, उसको हम we consider it as a collision। ठीक है, so I am writing this point also here that collision could be happened। ठीक है, collision could be happened when bodies have physical contact। ठीक है, collision could be happened when bodies have physical contact or they do not have। ठीक है, और they do not have physical contact। जरूरी नहीं है उनके बीच का फिजिकल कांटेक्ट भी हो। ठीक है, सो दिस पॉइंट ऑल्सो वी नीड टू रिमेम्बर। समझ में आया? तो ये कॉलिजन की बात कर रहे हैं हम। देन वी विल सी दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉलिजन। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, टाइप्स ऑफ कॉलिजन। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ कॉलिजन की। कितने टाइप का कॉलिजन होता है? टाइप्स ऑफ कॉलिजन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कॉलिजन में देखो, फर्स्ट जो टाइप है कॉलिजन का वो है इलास्टिक कॉलिजन। फर्स्ट जो टाइप हम स्टडी करेंगे, देन वी पहले तो हम देख लेते हैं कितने टाइप का होता है, फिर डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो टाइप है डेट इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन। कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, अब इलास्टिक कॉलिजन क्या होगा? अब कॉलिजन तो आप समझ गई हो,
है ना। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर दैट द बॉडीज आर कोलाइडिंग टू ईच अदर एंड दे हैव द फिजिकल कांटेक्ट। अभी अपन फिजिकल कांटेक्ट की बात करते हैं, उससे जो कॉलिजन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, जब भी दो बॉडीज हैं कोलाइड होती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, इलास्टिक कॉलिजन किसको कहेंगे हम, तो ऐसा कॉलिजन जिसमें कि मोमेंटम कंजर्व रहे, ठीक है, मोमेंटम मोमेंटम कंजर्वेशन, ध्यान रखना मैं ओनली पॉइंट्स लिख रहा हूं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन, तो ऐसा कॉलिजन जिसमें कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ उसमें, ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा एक तो, देन टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी रिमेन रिमेन कंजर्व, यानी बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन की बात करेंगे अपन यहाँ पर, किसकी बात करेंगे, बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन की। आप चाहो तो इस सेंटेंस को भी थोड़ा मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, ठीक है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व का मतलब है बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रिमेन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तो अब ध्यान रखो, डेट टाइप ऑफ कॉलिजन जिसमें कि एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई हो जाएगा, या आप ध्यान रखें ऐसा कॉलिजन जिसमें कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और टोटल एनर्जी तो कंजर्व है ही। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी सारे ही इंपॉर्टेंट था, बट दीज टू पॉइंट्स जो अपन डेरिवेशन करेंगे तब हमारे बहुत काम आएगा। तो इलास्टिक कॉलिजन क्या होगा, इन इलास्टिक कॉलिजन the momentum remains conserved before the collision and after the collision, kinetic energy remains conserved before the collision and after the collision, total energy is also remains conserved, ठीक है। now other points, there are some more points also, कुछ और points भी, but जिन पे मैं रेड टिक कर रहा हूँ उनको अच्छे से ध्यान रखना आप, डेरिवेशन में ये काम आएंगे, ठीक है। फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द collision, force involved force involved during force involved during the collision, ठीक है, फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कॉलिजन आर कंजर्व्ड। कैसे फोर्स होंगे, वो कंजर्व्ड फोर्स होंगे, ठीक है ना। इलास्टिक कॉलिजन में जो फोर्स इन्वॉल्व होंगे, दिस फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कॉलिजन आर कंजर्व्ड, ठीक है। देन द मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू, इसमें ध्यान रखना कोई लॉस आपको हो ही नहीं रहा, देखो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व बोला हुआ है आपने, काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व है, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि द मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट, कोई एनर्जी का लॉस तो हो ही नहीं रहा ना आपको, तो हम ये कह सकते हैं कि द मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, द मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट चेंज, या कन्वर्ट भी कह सकते हो आप, डज नॉट चेंज इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट लाइट एटसेट्रा, यानी ये हीट मतलब हीट एनर्जी लाइट एनर्जी एटसेट्रा, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन क्या हो गया, मोमेंटम रिमेंस कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कंजर्व, दो पॉइंट मैंने टिक करे उन्हें अच्छे से समझ लेना आप, आगे डेरिवेशन में बहुत काम आएगा अपना, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम रिमेंस कंजर्व एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कंजर्व। अदर पॉइंट्स क्या है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, फोर्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं कैसे होते हैं, कंजर्व फोर्सेस होते हैं, और क्योंकि देखो एनर्जी पूरी कंजर्व हो रही है आपकी, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है डज नॉट चेंज इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एटसेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसमें, तो कुछ एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखने हैं, लेट्स सी द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखो आप, कॉलिजन बिटवीन कॉलिजन बिटवीन सब एटॉमिक कॉलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉलिजन बिटवीन ग्लास बॉल्स एटसेट्रा, collision between glass balls
एटसेट्रा। तो ये थ्योरी भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ साथ, फिर नोट्स तो मैं शेयर कर ही दूंगा, तो इनको भी आपको लर्न करना है। तो अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉलिजन की हमने क्या बात की, इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, बार बार मैं रिपीट करता जा रहा हूँ, तो आपको भी आई थिंक लर्न हो जाना चाहिए। तो इस पूरे में से जो मेन पॉइंट हमारे, सारा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट मेन आपको ध्यान रखना है, इन इलास्टिक कॉलिजन ऐसा कॉलिजन जिसमें की मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कॉलिजन जिसमें की मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहते हैं, उस तरीके का जो कॉलिजन है उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कॉलिजन। क्या कहेंगे उसको, इन इलास्टिक कॉलिजन। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप होता है इन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, सेकंड टाइप हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलिजन में, एंड दिस इज इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन। अब इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होगा, तो इसमें भी वही पॉइंट है। इन इलास्टिक कॉलिजन में फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ऐसा कॉलिजन जिसमें कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, देन टोटल एनर्जी रिमेन्स टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं थर्ड पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इनइलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। जो इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, इनइलास्टिक कॉलिजन में कंजर्व, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कंजर्व। समझ में आ रहा है, सो देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कंजर्व। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्स इन सर नेक्स्ट, हाँ बोलो। सर बट इसमें लिखा है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व और हाँ तो काइनेटिक एनर्जी भी एक टाइप का एनर्जी ही तो है। एक सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फोर्सेस इन्वॉल्व फोर्सेस इन्वॉल्व इन दिस कॉलिजन आर। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है कुछ नॉन कंजर्वेटिव हो। तो फोर्सेस इन्वॉल्व इन दिस कॉलिजन आर नॉन कंजर्वेटिव। मैं नहीं कह रहा सारे के सारे ही होंगे, ठीक है, बट देयर शुड बी सम फोर्सेस दोज आर नॉन कंजर्वेटिव। अब देखो, आपने जो क्वेश्चन पुटअप किया था उसी की बात करता हूं मैं यहाँ पे। हम बात करेंगे टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व है, पर देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस किस में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो सकता है कि भाई हीट में हो जाए, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो सकता है साउंड में हो जाए, लाइट में हो जाए, समझ रहे हो। तो वहां पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पर अगर सारी एनर्जी का सम कर लोगे आप, तो सारी एनर्जी का सम करोगे तो वो कंजर्व है, तो इसलिए कह रहे हैं टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। अब यहाँ पर काइनेटिक, जैसे पहले उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, अब वो किसी के साथ कोलाइड हुआ तो कुछ एनर्जी उसकी, किसी वो जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास, वो उसमें से कुछ एनर्जी मान लो हीट में बदल गई, कुछ साउंड में बदल गई, कुछ लाइट में बदल गई, तो लॉस हो गया ना यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी का। पर अगर आप उस सारी एनर्जीज का सम कर लो कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, और जो एनर्जी आपकी लाइट हीट या एटसेट्रा में चेंज हुई है, उन सब का अगर सम कर लेंगे अपन, तो टोटल जो एनर्जी आ जाएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसलिए लिखा हुआ है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व बट देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो, प्रीवियसली हमने एक पॉइंट लिखा था, प्रीवियसली हमारा एक पॉइंट था कि देखो, द मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट चेंज इनटू हीट लाइट एटसेट्रा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखो, पहली बात ये है कि अपन एक ओरिजेंटल फ्लोर पे दो बॉल्स को चलाएंगे, कोलाइड कराएंगे, तो ओरिजेंटल फ्लोर पे सेम लेवल पे चल रहे हो, तो सेम लेवल पे चल रहे, तो पोटेंशियल एनर्जी तो उनकी जीरो हो ही गई। तो जो एकमात्र यानी ओनली वन जो एनर्जी उनके पास होगी, मैकेनिकल एनर्जी, वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ रहे हो ना बात को, जो भाई सेम लेवल पे, अगर मैं मान लो दो बॉडीज को चला रहा हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी तो उनकी जीरो हो गई क्योंकि सेम लेवल पर है वो। पर जब वो कोलाइड मोशन करेंगे तो उनके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वही उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। अब यहाँ तो वो एनर्जी कंजर्व थी, तो वो आपने काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी इसलिए कुछ चेंज हुआ नहीं। पर अब यहाँ क्या लिखोगे आप, द मैकेनिकल एनर्जी
अब क्या होगा यहाँ पर, द मैकेनिकल एनर्जी, द मैकेनिकल एनर्जी कैन चेंज, है ना, द मैकेनिकल एनर्जी कैन बी चेंज, ठीक है, द मैकेनिकल एनर्जी कैन बी चेंज into sound, light, heat, energy, एटसेट्रा। समझ में आई नहीं आई बात? ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, यू हैव टू रिमेंबर दीज टू पॉइंट्स, दैट इनलास्टिक कॉलिजन जो होता है उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है एंड देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कंजर्व। ये भी ध्यान रखना, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट remain कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व नहीं होती है इसमें, ठीक है। इसका एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। एग्जांपल क्या है, कॉलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, देयर आर सेवरल एग्जांपल्स बट आई एम जस्ट राइटिंग सम एग्जांपल हियर। collision between टू व्हीकल्स, ठीक है, collision between two vehicles, you can write this example, and there is one more example like collision between ball and floor। यानी एक्चुअल में जो आप देखते हैं प्रैक्टिकली, वो सारे एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे, इलास्टिक में। कॉलिजन बिटवीन बॉल एंड फ्लोर, ठीक है, फ्लोर एटसेट्रा। समझ में आया? तो मेनली दो तो हमने, टू तो लिस्ट कर लिया, एक था इलास्टिक कोलिजन, एक था इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, वो इलास्टिक कोलिजन है। जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, उसको बोलते हैं अपन इन इलास्टिक कोलिजन। दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ कोलिजन, दैट इज perfectly इन इलास्टिक कॉलिजन। अब है तो ये इन इलास्टिक कॉलिजन ही, ठीक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। अब ये परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन क्या है, तो देखो इन इलास्टिक कॉलिजन तो आपने स्टडी कर ही लिया। तो इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, इन इलास्टिक कॉलिजन में एक तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मैं यह कर देता हूं मोमेंटम कंजर्व। मोमेंटम इसमें हम क्या लेंगे, कंजर्व लेंगे, क्योंकि लास्ट इन इलास्टिक कॉलिजन है। दूसरा आएगा कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंजर्व नहीं रहेगी। देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस, व्हाट इज द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो ये पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं कि इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन, इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन टू बॉडीज आफ्टर collision after collision join together and do motion। समझ में आई नहीं आई बात? एंड डू मोशन with अच्छा, समझा। सेम वेलोसिटी, तो इसमें क्या होगा, बस ये आप इसमें सेपरेट है, बाकी सारे पॉइंट्स इसमें एप्लीकेबल है इन इलास्टिक कॉलिजन वाले, कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। बट इसमें क्या होगा, जैसे कॉलिजन हुआ, वैसे में डायग्राम्स आगे अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। मान लो टू बॉडीज है, इस तरह से एक बॉडी हमने ले ली, ठीक है, और ये दूसरी बॉडी ले ली। तो ये तो डायग्राम मैंने बनाया बिफोर कॉलिजन का। मान लो ये बॉडी जो है, ये u1 वेलोसिटी से चल रही थी, ये वाली वेलोसिटी, ये बॉडी जो है u2 वेलोसिटी से चल रही है, इसका मास m1 है, इसका मास मैंने m2 ले लिया, और ये डायग्राम मैंने बनाया बिफोर कॉलिजन। किसका बनाया डायग्राम मैंने, बिफोर कॉलिजन। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा कि कॉलिजन के बाद दोनों ये जो है आपस में जुड़ जाएंगी, आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, इस तरह से जुड़ जाएंगी, ठीक है। वो इसका मास m1, इसका मास m2, टोटल मास m1 प्लस m2 हो जाएगा। और ये जो है एक कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे v,
तो ये डायग्राम बन जाएगा आफ्टर कॉलिजन का। अब ये ध्यान रखना है आपको कि इस कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक सर एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, और ये जो कहलाएगी सर इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। हाँ आप बोलो। सर हम्म। आपने टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन के बाद क्या लिखा है? In this type of collision, two bodies after collision join together and do motion with same velocity. जुड़ जाएगी एक दूसरे से और फिर सेम वेलोसिटी से आगे चलेंगे। ठीक है। तो when we study in ओके सर। detail, when we derive the formulas, we will derive the formulas for elastic collision, inelastic collision and perfectly inelastic collision। ये तीन के डेरिवेशंस हम करेंगे। साथ साथ ही टू डायमेंशनल कॉलिजन कैसा होता है, टू डायमेंशनल कॉलिजन भी देखेंगे अपन, है ना। बट देर आर सम अदर टाइप्स ऑफ कॉलिजन आल्सो, बट दिस दीज आर द मेन कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन एंड इन इलास्टिक कॉलिजन, ये दो मेन है। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, रट लेना है, समझ लेना है दिमाग में। इलास्टिक का मतलब होगा कि जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। इन इलास्टिक का मतलब होता है जिसमें मोमेंटम कंजर्व होगा पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। और परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब एप्लीकेबल यही है, मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, पर दोनों बॉडीज कोलिजन के बाद आपस में जुड़ के एक कॉमन वेलोसिटी से मोशन करेंगे आगे। ठीक है, समझ सर में आया? परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब उसमें आफ्टर कोलिजन वो स्टिक टुगेदर रहेंगे, स्टिक और टुगेदर, हाँ। इनइलास्टिक में ये नहीं, कंपलसरी नहीं है। हाँ इन इलास्टिक का ही तो टाइप हो गया ना ये, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, तो इन इलास्टिक का ही तो एक तरह से कह सकता हूँ, एक टाइप हो गया इन इलास्टिक का ही, के प्रॉपर्टीज तो वही लग रही है उसमें, बट वो क्या है, स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, दे स्टिक टुगेदर एंड देन मूव विद कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, आए समझ में, सर तो है ना। इनइलास्टिक में ये कंपलसरी नहीं नहीं है नहीं क्या? नहीं 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 है, इन इलास्टिक में हाँ ओके। कंपलसरी नहीं है। ओके। ठीक है, चलो ये तो अब बात समझ में आई, तो ये मेन है, ये ध्यान रखना आप। चलो और भी थोड़े बता देता हूं मैं आपको, है ना, देखो फिर डेरिवेशंस करेंगे इसके, है ना। तो देखो अभी यहाँ कितना स्टडी कर लिया हमने, देख लेते हैं एक बार। हमने स्टार्ट करा था कॉलिजन। कॉलिजन में आपको क्या होता है कि व्हेन द टू बॉडीज आर कम्स इन कांटेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड दे अप्लाइड द वेरी लार्ज फोर्स ऑन ईच अदर, देन दिस इवेंट इज कॉल्ड कॉलिजन। कॉलिजन में जरूरी नहीं है फिजिकल कांटेक्ट भी हो, इन कॉलिजन देयर कुड बी अ फिजिकल कांटेक्ट और देयर कुड नॉट बी अ फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, इफ द वन बॉडी चेंजेस विदाउट कांटेक्ट, इफ वन बॉडी चेंजेस द path due to the presence of another body, then this is also we consider as a collision। फिर हमने बात करा टाइप्स ऑफ कॉलिजन में, तो हमने बताया आपको इलास्टिक कॉलिजन है, इन इलास्टिक कॉलिजन है और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। ये तीन हमें अच्छे से लर्न करने हैं। इलास्टिक कॉलिजन क्या होती है, इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, उसको इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसमें कि मोमेंटम कंजर्व है आपका, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। एग्जाम्पल हमने बात कर ली है, नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फिर बात करिए इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन क्या होती है, इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इन इलास्टिक कॉलिजन के एग्जांपल हमने देखा, एक्चुअली प्रैक्टिकली जो एग्जांपल्स हैं कॉलिजन के वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके इन इलास्टिक कॉलिजन में आ जाएंगे मोस्टली, जैसे कॉलिजन ऑफ बिटवीन टू व्हीकल्स, कॉलिजन बिटवीन बॉल एंड फ्लोर एटसेट्रा। फिर परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन है तो प्रॉपर्टी तो वही लगेंगी इन इलास्टिक कॉलिजन की, बट इसमें यह है कि आफ्टर कॉलिजन वो दोनों मिलकर और एक कॉमन वेलोसिटी से मोशन करेंगे आगे। इसके एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर लिए। फिर कुछ और भी है बट आपको ये तीन तो ध्यान रखने हैं, अच्छे से लर्न करने हैं। फिर कुछ और एग्जांपल है, जैसे कुछ और टाइप्स भी हैं, जैसे सुपर इलेक्टिव और सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन। उसमें क्या होगा, देयर इज अ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस अकर्स इफ देयर इज अ रिलीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन एन इम्पैक्ट, यानी टकराता है किसी से। तो एग्जांपल है बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स व्हेन इट हिट्स द फ्लोर फोर्सफुली, है ना। हेड ऑन कॉलिजन है, हेड ऑन में क्या हो रहा, द कॉलिजन बॉडीज मूव अलोंग अ सेम स्ट्रेट लाइन पाथ बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन। एग्जांपल अपन ने देखा। फिर ऑब्लिक वाला बात करी, तो ऑब्लिक के अंदर क्या हो रहा है, ऑब्लिक के अंदर आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, वो कोई स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करेंगे बट वो क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। जैसे कि कैरम कॉइन्स का मोशन है आफ्टर द कॉलिजन, जो कैरम कॉइन्स उनका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, डेट वी कंसिडर एज ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कॉलिजन। तो ये हमने बात कर लिया कॉलिजन होता क्या है, कॉलिजन कितने टाइप का होता है। अब वन बाय वन हम डिराइव करते हैं, कुछ फॉर्मुलेस देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, है ना। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, देखो अब डेरिवेशन वाला पार्ट स्टार्ट होगा इसका। देखो लर्न करो उसको किस तरह से, कोई क्वेश्चन होता आप अपना क्वेश्चन पुट अप करना। ठीक है, जैसे सर हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन सर हमें दिया हुआ है, हाँ बोलो। सर एक बार आप प्रीवियस स्लाइड पे जाओगे?
लो। Oh, हाँ बोलो। collision of a carom coin, right? वो हाँ एग्जाम वो। हाँ हाँ, आफ्टर स्ट्राइकिंग ना, आपने स्ट्राइक करेगा फिर दोनों को जो पाथ होते हैं जरूरी थोड़ी स्ट्रेट ही फॉलो करें, वो कोई एक इधर गया एक उधर गया, पर वो होंगे तो एक ही प्लेन में। जो कैरम बोर्ड है वो क्या एक प्लेन ही तो है, 2 डायमेंशनल प्लेन है ना वो तो। ठीक है, हो गया। ओके ओके। ठीक है चलो अब स्टार्ट करते, बिकॉज मैं चाहता हूँ आज ही के लेक्चर में कंप्लीट करा दूं आपको ये, है ना। चलो अभी हमको ये सॉल्व करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन अ कॉलिजन, ये प्रूफ करके बताना है हमें। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन कॉलिजन। ठीक है, ये देखना है क्योंकि आपने अभी देखा, चाहे इलास्टिक कॉलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कॉलिजन हो, दोनों में ही जो मोमेंटम है वो क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। तो देखते हैं कि ये प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है, कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है क्या। तो इसमें हम क्या लेते हैं, एक केस लेते हैं जिसमें हमने दो बॉडीज ले ली इस तरह से, एक बॉडी ये ले ली, ठीक है। ये जो बॉडी है इसका मास है m1, कितना मास है इसका m1 है, और ये u1 वेलोसिटी से मोशन कर रही है इस तरह से, इसकी वेलोसिटी क्या है u1 है। अनदर बॉडी ले ली हमने, दिस बॉडी, एंड मास ऑफ दिस बॉडी इज हाउ मच m2, एंड इट इज मूविंग आल्सो इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एंड इट्स वेलोसिटी इज u2। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि द u1 इज ग्रेटर देन u2, जो u1 की वेलोसिटी है u2 से ज्यादा है, एंड दे आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, इस तरह से सेम स्ट्रेट लाइन में ये मोशन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो ये डायग्राम हमें बता रहा है बिफोर कॉलिजन, किसका डायग्राम है ये, बिफोर कॉलिजन का डायग्राम है। ठीक है, तो बिफोर कॉलिजन ये सीन है। अब ये कमी ना कब, बिकॉज u1 की वेलोसिटी ज्यादा ut की वेलोसिटी कम है, तो ये कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, तो जब ये कांटेक्ट में आएंगे ड्यूरिंग, तो वो जो कहलाएगा वो होगा कॉलिजन। तो ये कुछ डायग्राम है, दिस इज शोइंग द ड्यूरिंग कॉलिजन, जब इनका कॉलिजन हो रहा है, दिस इज द डायग्राम ड्यूरिंग कॉलिजन। तो ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होगा, मान लो ये वाली बॉडी बनती, तो ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी, ये बॉडी ने इस पे फोर्स लगाया और ये बॉडी ने इस पे फोर्स लगाया। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं, ये जो एरो शो कर रहा है यहाँ पर, दैट इज आई एम सेइंग दैट दिस इज F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और ये जो सेकंड वाला ये कर दिया हमने F12। ठीक है, और ये जो डायग्राम है ये हमें शो कर रहा है ड्यूरिंग कॉलिजन, किसका डायग्राम है ये, ड्यूरिंग कॉलिजन का। समझ में आ रही है बात। ये दोनों स्ट्राइक करा, और जो जब ये दोनों कोलाइड करे, जब ये दोनों कोलाइड कर रहे थे, तो कोलाइड का जो टाइम इंटरवल है वो हमने ले लिया डेल्टा टी। कितना ले लिया टाइम इंटरवल, डेल्टा टी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं यहाँ पर, अब कॉलिजन के बाद, आफ्टर कॉलिजन लेट से दिस m1 वाली जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी हो गई v1, और इसी तरह से जो m2 वाली जो बॉडी है, m2 वाली जो बॉडी है, m2 वाली बॉडी ले ली हमने, m2 वाली जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी हो गई v2। देन दिस इज द डायग्राम फॉर आफ्टर कॉलिजन, किसका डायग्राम है ये, आफ्टर कॉलिजन। हमें ये प्रूफ करना है कि बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन जो है मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, बिफोर टोटल मोमेंटम, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व है। ये हमको करना है, सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो F21 हमने आपको बताया, F21 क्या है, व्हाट इज F21, F21 है फोर्स ऑन बॉडी टू, ठीक है, ड्यू टू वन, फोर्स ऑन बॉडी टू ड्यू टू वन, ये तो F21 हो गया। और ऐसे ही F12 जो है, F12 क्या बता रहा है, फोर्स ऑन बॉडी वन ड्यू टू टू। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा सकते हैं, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा सकता हूं मैं, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ देखो आप, यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ हो क्या रहा है, यहाँ पर फर्स्ट बॉडी सेकंड पे फोर्स लगा रही है, सेकंड बॉडी फर्स्ट पे लगा रही है, तो एक्शन रिएक्शन हो गया ये। अब एक्शन रिएक्शन में कह सकता हूँ कि जो F12 है, F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के F21 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लिख सकता हूं मैं F12 वेक्टर फॉर्म में, अगर मैं लिखना चाहूँ F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 लिख सकता हूँ, हो जाएगा ये बाय कैसे, न्यूटन थर्ड लॉ से। एंड ऑल्सो आई कैन राइट F वेक्टर F12 प्लस F वेक्टर 21 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ये तो टोटल फोर्स 0 हो गया। ठीक है, आई यहाँ तक बात समझ में।
अब ध्यान से देखना आप, ये है, देखो ये इक्वेशन है, यहां पर हम कह रहे हैं बिकॉज F12 वेक्टर, F12 वेक्टर क्या है, F12 वेक्टर है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो वन वाला जो है उसका मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी फर्स्ट वाली बॉडी, फर्स्ट वाली ने जब सेकंड पे फोर्स लगाया, फोर्स ऑन वन, ठीक है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी टू ने फर्स्ट पर फोर्स लगाया, उसको अपन ने F12 से रिप्रेजेंट करा है, तो किसका मोमेंटम चेंज होगा, फर्स्ट वाली का मोमेंटम चेंज होगा, तो फर्स्ट वाली का जो मोमेंटम चेंज होगा, फर्स्ट वाली का मोमेंटम मान लो मैं P1 से बताता हूं, तो यहां मैं कह सकता हूं डेल्टा P1 वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। और ऐसे ही अगर इफ आई राइट F21 वेक्टर, तो F21 क्या होगा, टू पर वन ने जो फोर्स लगाया, तो वन का जो टू पर वन ने फोर्स लगाया, तो टू का मोमेंटम चेंज होगा, तो डेल्टा P2 डिवाइड बाय डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू आप रख दो इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें रख दो, तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा P1 वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, डेल्टा P1 वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा P2 वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये आ जाएगा। और इजिकल टू कितना आ रहा है आपके, जीरो आ रहा है, और इसी को आप क्या कर सकते हो, इसको यू कैन राइट डेल्टा P1 वेक्टर प्लस डेल्टा P2 वेक्टर, और इजिकल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और डेल्टा अगर मैं बाहर ले लूं तो ये आ जाएगा P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, ठीक है, और इजिकल टू जीरो। अब डेल्टा क्या बता रहा है, चेंज बता रहा है, तो चेंज जो है मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो जीरो कब आ सकता है, चेंज तभी जीरो आ सकता है जब इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या हो, सेम हो। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही भाई, सर चेंज जो है वो जब भी जीरो आ सकता है जब इनिशियल और फाइनल वैल्यू जीरो। इसका मतलब ये है कि P1 वेक्टर जो है और प्लस P2 वेक्टर जो है, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, क्या है, कांस्टेंट के बराबर है। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई जो मोमेंटम है, दैट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग द कॉलिजन, और ये प्रूफ हो जाएगा, हम यहाँ पर से कह सकते हैं हैंस प्रूव दैट ड्यूरिंग द कॉलिजन द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, इस तरह से आया समझ में, प्रूफ कर दोगे, हाँ सर। है ना। तो ये एक पॉइंट है, ये हमने कंप्लीट करा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट सॉल्यूशन पर आते हैं हम, या नेक्स्ट जो अपना डेरिवेशन है उस पर आते हैं, जो कि मेन डेरिवेशन है, ठीक है, देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट जो हमें सॉल्व करना है, इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, ये हमें टॉपिक दिया हुआ है नेक्स्ट, इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, और यही मेन है आपके, अगर स्कूलिंग लेवल पे देखें अपन तो, ठीक है, ये वाला डेरिवेशन मेन है, इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। तो आपको पता है इलास्टिक कॉलिजन क्या था, और वन डायमेंशन भी पता है आपको, तो है कि नहीं, इलास्टिक कॉलिजन भी पता है, वन डायमेंशन भी पता है, तो आपको हमें करना क्या होगा इसमें वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है और वन डायमेंशनल कॉलिजन क्या है ना, वो आपको आता है ऑलरेडी, यू नो दैट। यहाँ पर क्या करना है, वही सेम सेम बात है कि हमें दो बॉडीज लेनी है, जैसे आपने दो बॉडीज ले ली, यहाँ पर ये दो बॉडीज ले ली, इसमें जो फर्स्ट वाली बॉडी है उसका मास m1 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 है। सेकंड वाली जो बॉडी है, सेकंड वाली बॉडी ले ली हमने, इसका मास जो है वो m2 है और वेलोसिटी हमने ले ली u2। ये डायग्राम हमने बनाया है बिफोर कॉलिजन का, किसका बनाया है, बिफोर कॉलिजन, है ना, ये बिफोर कॉलिजन है। और ये एक लाइन पर ही मोशन कर रहे हैं, इस तरह से एक लाइन है, और बिकॉज ये वन डायमेंशनल मोशन है इसलिए आफ्टर कॉलिजन भी इसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर ये बॉडीज मोशन करेगी, ठीक है। बट करना क्या है हमें, जैसे मान लो कॉलिजन हुआ इनका, ये कॉलिजन कराया हमने, ठीक है, ये m1 ले लिया, और ये वाली जो बॉडी है इसको बनाया यहाँ पर, ये m2 कर दिया अपन ने, ठीक है। अब आफ्टर कॉलिजन इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2 हो गई, और ये डायग्राम हमारे पास है आफ्टर कॉलिजन, किसका डायग्राम है ये, आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। ये भी जो मोशन है कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ में हो रहा है। तो अभी करना क्या है, देखो इसमें जो मासेस है m1 m2 वो तो नोन है, समझ रहे हो बात को, जो मासेस है m1 m2 वो तो हमको नोन है। अब जो इनकी इनिशियल वेलोसिटीज है u1 u2 वो भी हमें नोन होगी, ठीक है, वो भी हमें नोन है। हम यहाँ पर ये ले रहे हैं कि u1 इज ग्रेटर देन u2, ध्यान से देखना, क्योंकि मैं सारा डेरिवेशन ही करूंगा, ज्यादा थ्योरी अब मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे। तो ध्यान से सुनो, करना क्या है, इलास्टिक कॉलिजन क्या होती है ये आपको पता है, व्हाट इज द इलास्टिक कॉलिजन, आपको ये भी पता है कि वन डायमेंशनल
वन डायमेंशन का मतलब ये है कि बिफोर एंड आफ्टर क्या है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही मोशन करेंगे, यही पता है। तो हमने दो बॉडीज ली, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। ठीक है, इनिशियल जो वेलोसिटी है बिफोर कॉलिजन, जो इनिशियल वेलोसिटी है m1 वाली बॉडी की, वो कितनी है, u1 है, और जो m2 है उसकी वेलोसिटी कितनी है, u2 है। और यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ कि जो u1 है इज ग्रेटर देन u2, u1 जो है वो u2 से क्या है, ज्यादा है, u1 इज ग्रेटर देन u2, ध्यान रखना। आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ, आफ्टर कॉलिजन भी वही स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन कर रहे हैं, पर अब जो वेलोसिटी है वो v1 हो गई m1 की, तो और m2 वाला जो मास है उसकी वेलोसिटी, बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी हो गई v2। अब आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि भाई v1 और v2 का क्या फॉर्मूला है। तो बिफोर कॉलिजन तो मुझे पता है वेलोसिटी कितनी है, अब मुझे एक डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन करके मुझे पता लगाना है कि आफ्टर कॉलिजन जो है, आफ्टर कॉलिजन जो है वो वेलोसिटी कितनी है। तो हमें एक्सप्रेशन निकालना है एक्चुअली v1 और v2 का। आई बात समझ में, क्या करना है, ठीक है। हाँ हमें सर। एक्सप्रेशन निकालना है v1 v2 का, तो बहुत इजी है। पहला पॉइंट तो आप यही ले लेंगे, क्योंकि ये इलास्टिक कॉलिजन है तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हो। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई बाय बाय मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, हम इसमें लगा देते हैं मोमेंटम बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन लो। तो आप इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लो, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लो क्या कहता है, बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहना चाहिए। तो मैं ये कह लेता हूँ, चलो भाई बिफोर कॉलिजन जो टोटल मोमेंटम था वो p1 था, आफ्टर कॉलिजन जो टोटल मोमेंटम था वो कितना था, p2 था। बात समझ में आ रही है। तो बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम मैंने ले लिया p1, बिफोर और आफ्टर कॉलिजन जो टोटल मोमेंटम है वो ले लिया मैंने p2। समझना है ना, मैं ज्यादा वर्डिंग्स नहीं लिख रहा हूँ बेटा, थ्योरी फिर बहुत हो जाएगी, बार बार लिखने में फिर टाइम भी ज्यादा लगता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनते जाओ आप, है ना। तो बिफोर कॉलिजन जो टोटल मोमेंटम वो p1 है, और आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम क्या है, p2 है। आप बताओगे p1 कितना आएगा, p1 की वैल्यू कितनी लिखें, बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम कितना है, बोलो, लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना है, जल्दी से बोलो। कराया ना डेरिवेशन ये तुमने, यानी पता है ना आपको कितना होगा, m1u1, m1 हाँ u1 प्लस क्या करोगे, m2 u2 कर देना, ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2। और यहाँ पर क्या जाएगा, आफ्टर कॉलिजन कितना जाएगा, m1 वन v1 बस। प्लस m2 v2। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास, इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, समझ में आ रहा है ये, है ना। ये इक्वेशन बन हाँ जाएगी आपके सर। पास, इस इक्वेशन को अपन कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो इस तरह से तो आपको क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाना है ना। एक तो इक्वेशन ये कर देना, इसको थोड़ा सा रीअरेंज और कर लेते हैं हम। इसको रीअरेंज ऐसे करते हैं कि ये अपने पास आ गया m1u1, ठीक है, m1u1 माइनस माइनस m1v1, ठीक है, एंड इज इक्वल टू m2 m2v2 m2v2 माइनस m2u2, है ना। m1 इसमें कॉमन ले लेते हैं अपन, m1 कॉमन लोगे तो आपको बचेगा u1 माइनस v1, और यहाँ पर m2 कॉमन ले लो आप, तो m2 कॉमन ले लो तो ये बचेगा v2 माइनस u2। इसको हम कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन तो हमने निकाली किससे, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से, आई बात समझ में। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा दिया, इसके बाद और क्या कर सकते हैं अपन, इलास्टिक कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ कर देते हैं काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन में भी ऐसा करते हैं कि भाई बिफोर कॉलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है उसको केवल ले लेते हैं, आफ्टर काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो सेम होनी चाहिए, k1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, k2 होना चाहिए। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर निकालो आप, तो बिफोर देखो कितना हो जाएगा, पहली बॉडी कितना जाएगी, हाफ m1u1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या जाएगा प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, इजिकल टू क्या जाएगा, हाफ m1v1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया आपके पास। अब देखो 1/2 तो कॉमन कैंसिल हो रहे हैं, तो इनको कैंसिल कर दो। तो आपके पास कुछ ही बचेगा कि m1u1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस m2u2 स्क्वायर इजिकल टू m1v1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस m2v2 स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करो, m1 कॉमन ले लो इसमें, तो m1 कॉमन ले लोगे तो u1 स्क्वायर एंड माइनस v1 स्क्वायर बचेगा आपके पास, ठीक है, इजिकल टू यहाँ से m2 कॉमन ले लेते हैं। तो m2 आप कॉमन लोगे तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ये बचेगा, है ना, सही है। और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी।
यहाँ तक आया है समझ में आपको? हाँ सर, समझा। क्लियर है? अब क्या करते हैं, देखो एम ध्यान रखना, डेरिवेशन तो चलेगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, चलेगा, स्टेप्स है, मैथमेटिकल स्टेप्स है, हो जाता है ना। पर आप टारगेट ध्यान रखना, आपका टारगेट क्या है? टारगेट हमारा यह है कि V1 V2 की वैल्यू निकालनी है अपन को M1 M2 और U1 U2 की टर्म्स में, ठीक है ना। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई यहाँ तक, है ना। आगे चलते हैं अपन इसमें, आगे डेरिवेशन देखते हैं। अब क्या करते हैं, जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो आपको मिली है, तो इसमें हम ये करते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड थर्ड इक्वेशन जो आपकी है, थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं सेकंड से। आ रहा है समझ में? डिवाइड कर रहा हूं मैं, थर्ड को अपन डिवाइड कर रहे हैं सेकंड से। तो थर्ड इक्वेशन आपकी क्या थी? M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड करेंगे आप इसको, और डिवाइड करोगे यहाँ पर M1, और ये हो जाएगा U1 माइनस V1, ठीक है। देख लो आप, M1 U1 माइनस V1 हो गया। फिर करेंगे M2 V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। क्या करेंगे यहाँ पर? M2, और ये जाएगा V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, इधर M2 कर देते हैं, और M2 करके करते हैं V2 माइनस U2। आया यहाँ तक समझ में? तो देखो M1 से M1 कैंसिल करो, यहाँ पर M2 से M2 को कैंसिल कर दो, और U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ना, ठीक है। हाँ तो हाँ U1 सर, तो माइनस V1, फाइनल। तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा अपने पास? U1 प्लस V1 बचेगा, नहीं? हाँ यही बचेगा ना। और इजिकल टू यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास? यहाँ पर बचेगा आपके पास V2 प्लस U2, सही है। आया समझ हाँ में? है ना। और ये जो इक्वेशन आपको आई है, इस इक्वेशन को अपन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4। आया समझ में? आया समझ में? हाँ अब इक्वेशन नंबर 4 जो है वो अपनी मदद करेगी, क्या मदद करेगी? जैसे इक्वेशन नंबर 4 से मैं V2 निकालना चाहूं, तो V2 इजिकल टू कितना आ जाएगा? V2 इजिकल टू आपके पास आएगा U1 प्लस V1, है ना। U1 प्लस V1 माइनस U2 आ जाएगा, है ना। और ये जो V2 आपने निकाला है, इस V2 को आप ऐसा करो, इस V2 को आप पुट कर दो। कहाँ पुट करोगे? इस V2 को अपन पुट कर देते हैं, देखो आ, इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, है ना। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें V2 की वैल्यू पुट कर दो आप। तो देखो क्या आएगा? M1 U1 प्लस M2 U2। तो पहले तो यही कर लो, M1 U1 प्लस M2 U2, ये हो गया, इजिकल टू M1 V1 और प्लस M2, और अब आएगा V2। तो V2 आपके पास है U1 प्लस V1 एंड माइनस U2, ठीक है। U1 प्लस V1 माइनस U2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है अपन को। देखो M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक है, इजिकल टू M1 V1, देन प्लस ये हो जाएगा आपका पास M2 सर, M2 तो मुझे U1। ये नहीं समझा कि हम V2 का वैल्यू इसमें क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अरे तो V2, अपन को V1 V2 दो अननोन है ना इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में V1 और V2 दो अननोन है। अगर मैंने V2 को एलिमिनेट हाँ कर दिया तो V1 निकाल लूंगा, और बाद में फिर हाँ V1 को एलिमिनेट कर दूंगा तो V2 आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर हाँ हमको, हाँ नॉन वैल्यूज अपनी क्या है? M1 M2 U1 U2, ये अपनी अननोन वैल्यूज है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो M2 U1 प्लस ये आ जाएगा आपके पास M2 V1, ठीक है, और फिर हो जाएगा माइनस M2 U2, ठीक है। पहले देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है कि इसमें? कैंसिल तो मुझे दिख नहीं रहा। M1 U1 है यहाँ पर, तो M1 U1 है, M2 U2 है, ये M1 V1 है, ठीक है, M2 U1 M2 V1, तो ये है। तो हमें देखो फाइंड आउट करना है, V1 फाइंड आउट करना है। देखो ये जो दो स्टेप है, इनमें V1 आ रहा है, ये जो दो स्टेप्स है हमारे पास, इसके अंदर V1 आ रहा है। एक तो ये स्टेप, ये रही ये वाली स्टेप है, और एक ये वाली स्टेप है। तो इन दोनों में से तो V1 कॉमन ले लो आप, क्या करो, इन दोनों स्टेप्स में से V1 कॉमन ले लो। तो V1 जैसे आप कॉमन लोगे तो M1 प्लस M2 बचेगा आपके पास, बचेगा नहीं बचेगा? ठीक है। अब इस साइड आ जाओ, इस साइड आपके पास क्या है? M1 U1 है, ठीक है, M1 U1 है, और ये प्लस M2 U2 है। अब बाकी सारी स्टेप्स इस तरफ ले आओ, माइनस माइनस ही हो जाएगा M2, माइनस M2 U1 हो जाएगा उधर जाएगा तो, और प्लस M2 U2 हो जाएगा, प्लस M2 U2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखें इसमें से कुछ कॉमन वॉमन आ रहा हो, तो देखो M1 U1
M1U1 माइनस M2U2, पहले तो इसी को सेट कर लेते हैं, M1U1 ठीक है माइनस M2U2, M1U1 माइनस M2U2, और ये प्लस प्लस टू हो गए, तो ये हो गए ट्वाइस ऑफ M2, ट्वाइस ऑफ M2U2 हो गए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ साइड में अपना क्या चल रहा है, V1 M1 प्लस M2 चल रहा है। तो अगर यहाँ से V1 निकालना हो, हमें V1 फाइंड आउट करना हो, ठीक है, V1 हमें फाइंड आउट, V1 अगर हमें फाइंड आउट करना, तो V1 की इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, देखो सही नहीं, ये जो वैल्यू है अपनी, ये कितनी आएगी, 1 आएगा ना यहाँ पे, ये M2U2 M2U2 तो 2 M2U2 हो गए, और यहाँ से U1 है ना, ये U1 आ जाएगा, ठीक है। अभी अब देखो, इसको इक्वेशन को अरेंज करते हैं अपन, तो ये बनेगा M1 माइनस M2, ठीक है, एंड डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है, और ये बाहर आ जाएगा इसमें U1, ठीक है, देन प्लस, प्लस क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ M2 एंड डिवाइड बाय M1 प्लस M2, और इधर कॉमन बाहर आ जाएगा U2। तो ये आपके पास फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा, किसका एक्सप्रेशन बनेगा, ये V1 का। आया समझ में? नहीं सर, वो 2m क्या, 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 वो कैसे? ये M1 प्लस M2 यहाँ पर था ना अपने पास, ये वाला, ये डिवाइड हो जाएगा ना इधर सब में, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आया समझ में? तो ये इक्वेशन नंबर 5 आई हमारे पास। अब देखो, आपके पास आफ्टर कॉलिजन जो है वेलोसिटी V1 पता चल गया सर आपको? सर आप आपने ग्रीन में जो लिखा है लास्ट लाइन, उसके बाद वाला सिर्फ वापस एक्सप्लेन करोगे? अरे मैंने ये जो आपकी राइट साइड वाली टर्म थी वो इधर कर दिया, ये देखो ना, इसमें और इसमें से V1 कॉमन आ रहा है ना, तो V1 कॉमन लूंगा तो हाँ M1 प्लस M2 बचेगा ना अंदर, हाँ हाँ और बाकी इस साइड की ये जो मेरी जो लेफ्ट वाली टर्म थी वो मैंने राइट साइड लिख दी, क्योंकि V1 मेरा अननोन है ना, V1 निकालना है ना मुझे, तो कुछ नहीं है, मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट किया हुआ है, हाँ हाँ, ओके समझा। ठीक है। अच्छा, अभी अब क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका आ गया V1, ये तो क्या आ गया आपका 1 आ गया, V1 आ गया। अगर V2 निकालना हो, तो V2 निकालना हो तो आप V1 को एलिमिनेट करो इसी इक्वेशन से, ये जो फोर्थ इक्वेशन है इससे एलिमिनेट कर लो, है ना, वो तो प्रोसेस है। बाकी आप क्या कर सकते हो, जहां जहां 1 लिखा है उसको 2 से रिप्लेस कर दो, और जहां जहां 2 है उसको 1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। जैसे V1 है, V1 को 1 को 2 से रिप्लेस कर दो, ये 2 कर दो यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ आ जाओ, ये M1 है, 1 को 2 से रिप्लेस करो तो ये M2 हो जाएगा, यहाँ पर M1 आ जाएगा, नीचे तो फर्क पड़ना ही नहीं, प्लस का साइन है, तो ये M1 प्लस M2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये U1 है, इसको U2 कर दो, फिर प्लस कर दो, और यहाँ पर जहाँ 2 है उसको 1 से रिप्लेस कर दो तो ये M1 आ जाएगा, ठीक है, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये M1 प्लस M2 हो जाएगा आपका, है ना, और ये U2 है, इसको U1 कर दो। तो इस तरह से ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा V2 का। आया समझ में? किसका हाँ सर। एक्सप्रेशन आ जाएगा, V2 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपकी। तो ये सिक्स्थ इक्वेशन हो गई, सिक्स्थ इक्वेशन आई अपने पास, तो यू कैन लर्न इट ऑल्सो, आप इसको याद कर सकते हो फॉर्मूले को, तरीका है, इस तरीके का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। कैसा है, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन उसका फॉर्मूला क्या होगा, m1 माइनस M2 डिवाइड बाय m1 प्लस M2। देखो दोनों में m1 प्लस M2 का डिवाइड हो रहा है, दोनों में उधर U1 इधर U1 है उधर U2 है, तो आपको सिर्फ ऊपर की टर्म याद रखनी है, यहाँ m1 माइनस M2 आएगा, उधर 2m2 आएगा, m1 माइनस M2 आएगा, इधर 2m2 आएगा, और बाद में 2 को 1 से 1 को 2 को 2 को 1 से रिप्लेस कर देना तो V2 भी आ जाएगा। आया समझ में डेरिवेशन किस तरह से करना है? हाँ सर समझा। ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस दे रखे हैं, वो मैं स्पेशल केसेस अपन देखते हैं, और एक एक बार उसमें हम अप्लाई करते जाते हैं उन स्पेशल केसेस को, और कोशिश करते हैं समझने की, है ना। तो देखो आप, हम बात कर रहे हैं इसके स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं अब अपन, है ना, इलास्टिक कोलिजन पढ़ा है हमने वन डायमेंशनल, इसके बात कर रहे हैं अपन स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केसेस क्या है, स्पेशल केसेस से पहले आपको V1 आना चाहिए, V1 का फॉर्मूला अभी आपने डिराइव करा है, क्या जाएगा, M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास U1, देन प्लस ट्वाइस ऑफ M2, ठीक है, डिवाइड बाय M1 प्लस M2, देन ये हो जाएगा आपके पास U2, है ना।
ऐसे ही आप V2 का फॉर्मूला बनाएंगे तो V2 का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा M2 माइनस M1, ठीक है, M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। देन यहाँ पर U1 की जगह आप U2 कर देंगे प्लस, ये जाएगा ट्वाइस ऑफ M1 एंड डिवाइड बाय M1 प्लस M2, देन U2 है, इसके क्या जाएगा U1। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, आप भी प्रैक्टिस करोगे आपको भी याद हो जाएगा अच्छे से। केसेस की जहां तक बात की जाए, इसमें जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस हमको जो दिया हुआ है, फर्स्ट केस इस तरह से है कि व्हेन बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड, क्या होगा व्हेन बॉडीज ऑफ इक्वल masses collide, when bodies of equal masses collide, इक्वल मास की जब बॉडी कोलाइड करेगी तो क्या होगा, when bodies of equal masses collide, तो ऑब्वियसली M1 इजिकल टू M2 कर दोगे आप। तो M1 इजिकल टू M2 करते V1 कितना आ जाएगा आपका, देखो M1 इजिकल टू M2 करते तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इधर से क्या बनेगा आपका, ये ट्वाइस ऑफ, मान लेते हैं M लिख दो सब जगह, 2M कर दो, ये M और M कितना हो जाएगा, ये भी 2M हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास कितना U2 है, ये 2M से 2M कैंसिल हो जाएगा, तो V1 इजिकल टू U2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ऐसे ही V2 निकाला जाए तो V2 कितना आ जाएगा, ये 0 हो ही गया आपका, इसका हो जाएगा आपका 2M आ जाएगा, और नीचे भी आपका 2M आ जाएगा, और इंटू U1 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा V2 इजिकल टू U1। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि क्या मिल रहा है आपको। तो जैसे ही दो बॉडीज हैं जिनके की मासेस सेम है, तो मासेस सेम है तो क्या हो रहा है, देखो भाई ये ध्यान रखना कि आपको बिफोर कॉलिजन की वेलोसिटी नॉन है। तो बिफोर कॉलिजन की वेलोसिटी कितनी थी, U1 थी। पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी U1 थी, दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, U2 थी। तो देखो क्या आ रहा है, V1 इजिकल टू U2 आ रहा है। तो V1 इजिकल टू U2 का क्या मतलब है कि जो दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी, बिफोर कॉलिजन की वेलोसिटी, वो वो पहली बॉडी की आफ्टर कॉलिजन की वेलोसिटी हो जाएगी। आ रही बात समझ में। V1 इजिकल टू U2 का क्या मतलब हुआ, V1 इजिकल टू U2 का मतलब हुआ कि जो बिफोर कोलिजन जो दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी थी, वो क्या हो जाएगी, आफ्टर कोलिजन पहली बॉडी की वेलोसिटी जाएगी। और ऐसे V2 इजिकल टू U1, तो V2 इजिकल टू U1 मतलब हो गया कि बिफोर कोलिजन पहली बॉडी की जो वेलोसिटी थी, वो आफ्टर कोलिजन दूसरी बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी। आया समझ में बात, ठीक है। तो ये होगा अगर दोनों बॉडीज क्या हो इक्वल, स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि स्टेटमेंट्स आप पढ़ लेना, लाइनिंग्स वगैरह उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। डायरेक्ट मैं केसेस डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड केस इसमें डिस्कस करते हैं। सेकंड केस अपन को दिया हुआ है, व्हेन अ बॉडी कोलाइड अगेंस्ट अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ इक्वल मास, ठीक है। व्हेन अ बॉडी कोलाइड विद विद स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी बॉडी ऑफ इक्वल मास, ठीक है। तो इक्वल मास का केस तो आपने अभी सॉल्व कर ही लिया है, ये तो ज्यादा टच करना ही नहीं है आपको। M1 इजिकल टू M2 इजिकल टू M मान लो। अब मान लो जो दूसरी बॉडी थी वो हमारी रेस्ट में थी, जो दूसरी बॉडी है सेकंड वाली बिफोर कॉलिजन रेस्ट में थी, यानी कि U2 इजिकल टू क्या कर लूं मैं, 0 कर लूं। तो ये केसेस तो आपने सॉल्व करा ही हुआ है। तो U2 इजिकल टू अगर मैं 0 कर दूं तो V1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। V1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, V2 इजिकल टू तो U1 आ जाएगा। V2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, U1 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, अगर स्टेशनरी बॉडी से कोई एक दूसरी बॉडी, पहली वाली बॉडी तो मोशन में, दूसरी बॉडी रेस्ट में है, तो जो फर्स्ट बॉडी है जो मोशन करती हुई आ रही है और जो रेस्ट वाली से कोलाइड कर रही है, तो उसकी आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जो फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी थी बिफोर कॉलिजन, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ सर, सबके तो मैं नो मतलब वो इंटरचेंज हाँ, हुआ। इंटरचेंज हुआ, मैं नोट शेयर करूंगा, तो इसके नीचे अपने जब नोट्स बनाओ ये स्टेटमेंट्स अपने से लिख लेना सारे, ठीक है ना। तो थर्ड केस, ये सेकंड केस है ना, सेकंड केस है। थर्ड केस की बात करते हैं, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड अगेंस्ट अ मैसिव स्टेशनरी बॉडी, ठीक है। व्हेन अ लाइट बॉडी, when a light body collide with
collide with massive, ठीक है, ये कह रहे हैं when a light body collide with a massive stationary body, massive stationary body। तो मान लेते हैं कि जो लाइट बॉडी है M1 को लाइट बॉडी मान लेता हूं, तो M1 जो है लाइट बॉडी, अब बहुत मेसिव बॉडी से टकरा रही है, तो ऑब्वियसली इसका मास क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा। क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा कम होगा, है ना। फिर स्टेशनरी हो रही है तो U1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टेशनरी भी है ना, एक तो वेन लाइट बॉडी कोलाइड विद मेसिव मेसिव स्टेशनरी बॉडी, जो बड़ी बॉडी है वो है स्टेशनरी। ठीक है, तो यानी कि हमें U1 नहीं U2 जीरो करना है अपन को। क्या जीरो करना है अपन को, U2 जीरो करना है। तो आपको इक्वेशन दे रखी, जरा देखो इसमें V1 कितना जाएगा। तो V1 अगर निकाले अपन, तो देखो M1 क्या है, बहुत छोटा है। तो M1 इतना छोटा है कि आप उसको क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना। M1 बहुत छोटा है, बहुत ही बहुत छोटी बॉडी है वो, और दूसरी वाली बहुत बड़ी है। तो M1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो इसमें M1 को नेग्लेक्ट कर दो। तो M1 को नेग्लेक्ट कर दो तो यहाँ पर M2 बचेगा, तो ऊपर माइनस M2 बचेगा। ठीक है, नीचे M2 बचेगा, और इनटू कितना हो रहा है, U1, U1 तो जीरो नहीं है, नहीं U1 जीरो नहीं, तो U1 आ गया। अब U2 तो जीरो है अपना, तो यहाँ पर तो प्लस जीरो आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर लेना, तो V1 इजिकल टू कितना आ रहा है, माइनस। आप इसको थोड़ा इमेजिन करके देखना, रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। तो ये V1 इजिकल टू कितना आ गया, देखो V1 इजिकल टू माइनस U1 आ गया। अब दूसरी वाली इक्वेशन देखो V2 वाली, V2 में क्या होगा, V2 इजिकल टू, अब यहाँ पर क्या है, M1 को नेग्लेक्ट करना है, तो M1 को नेग्लेक्ट कर दो, तो M2 बाय M2 आएगा यहाँ तो, है ना। और ऑब्वियसली U2 तो जीरो है, तो U2 तो जीरो हो गया, है ना। और यहाँ पर U2 तो जीरो हो गया आपका। अब इधर क्या है, M1 आपको नेग्लेक्ट करना है, इसमें M1 क्या करना है, इसमें नेग्लेक्ट करना है। तो V2 कितना आ जाएगा आपका, V2 कितना आ जाएगा, जीरो। V2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्योंकि इसमें ये U2 तो जीरो है, तो ये तो टर्म वैसे ही जीरो हो गई। और इस वाली टर्म में जो M1 है वो क्या है, बहुत छोटा है। और दूसरी बात, एक एक और भी है इसमें, देखो M2 का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। M2 का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो M2 तो बहुत लार्ज वैल्यू है। सबसे ज्यादा लार्ज वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी का डिवाइड करते हैं किसी में तो जीरो आता है। तो हमने तो ऐसे ही मान लिया कि M2 बहुत ज्यादा लार्ज है, बहुत ज्यादा लार्ज है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, जीरो आएगी। अब जरा सोच के देखो आप, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। एक टेनिस की बॉल लेना, और उस टेनिस की बॉल को दीवार पे मारना। तो दीवार जो है वो मैसिव बॉडी है एज कंपेयर टू बॉल। दीवार क्या है, एक मैसिव बॉडी है। अगर आपकी बॉल जो है, जो बॉल जो है उसकी बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी U1 है, ठीक है। जो है दीवार जो है उसकी बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी क्या है, U1 है। तो क्या आप मुझे समझा सकते हो ये एक्सप्रेशन देख के, इस एग्जाम्पल को। हाँ, समझा सकते हो इस एग्जाम्पल को, यानी जो केस है इस एग्जाम्पल से, बॉल और दीवार से। बॉल जो है जाएगी, दीवार से टकराएगी, ठीक है, हाँ। और वापस आ जाएगी। यही तो यस कह रहा है, सर। माइनस का साइन लगा हुआ है ना उसमें, देखो। तो वो जो आफ्टर कॉलिजन की वेलोसिटी है वो बिफोर कॉलिजन की वेलोसिटी के बराबर होगी। और बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और उधर देखो, जो वो मेसिव बॉडी है, उस मेसिव बॉडी की उस मेसिव बॉडी की बिफोर कॉलिजन भी वेलोसिटी जीरो थी, और आफ्टर कॉलिजन भी वेलोसिटी जीरो होगी। तो वॉल जो थी वो बिफोर कॉलिजन भी रेस्ट में थी, और आफ्टर कॉलिजन भी किस में होगी, रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, आया समझ में एग्जाम्पल। हाँ, आ सर गया। एक मिनट, बिफोर कोलिजन कैसे रेस्ट में रहेगा? क्या चीज, बिफोर कोलिजन रेस्ट में कैसे रहेगा? अरे दीवार रेस्ट में ही तो है। U2 इजिकल टू जीरो लिया है ना आपने। दीवार को हाँ। अपने सेकंड बॉडी लिया है ना, वॉल को। हाँ। तो वॉल तो रेस्ट में ही है ना, बिफोर कॉलिजन हाँ भी। हाँ, अच्छा ओके। ठीक है, केस है ना तो। ठीक है, तो ये है, ये तीन केसेस तो अपन ने डिस्कस कर लिए। और देखते हैं, एक केस और है। चलो ये भी देखते हैं अपन, ये वाला केस भी कर लेते हैं। तो समझ में आ रहा है, मेन टॉपिक इसमें कॉलिजन में यही है, बाकी तो मैं और भी डेरिवेशंस कराऊंगा आपको, है ना। तो नेक्स्ट केस देखते हैं अपन, फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या है हमारे पास, ठीक है। फोर्थ केस हमारे पास है कि व्हेन अ मेसिव बॉडी कोलाइड विद अ व्हेन अ मैसिव बॉडी collide with a when a massive body collide with a
light body at rest, with a light body at rest। ठीक है, तो मान लो जो पहली वाली बॉडी है वो अपनी मैसिव बॉडी है, M1 अपनी मैसिव बॉडी है, तो मास उसका बहुत ज्यादा जाएगा, M2 को छोटा कर देते हैं। और जो स्मॉल बॉडी है, जो लाइट बॉडी है, वो रेस्ट में है, तो मतलब U2 क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप थोड़ा इमेजिन करो कि कोई ट्रक है, बहुत तेज चलता हुआ आ रहा है, और कोई साइकिल या ऐसी चीज से उसकी उसका कॉलिजन हो जाए, तो क्या करेगा वो ट्रक, उसको लेके ही चला जाएगा? होगा नहीं होगा ऐसा? होगा ना। और ये आप यहाँ से प्रूफ भी हो जाएगा, देखना अभी। इसको आप करो, देखो V1 निकालो जैसे इसमें, तो V1 आप निकालो, तो V1 निकालो तो देखो M2 को आप नेग्लेक्ट करना है आपको, तो M2 को नेग्लेक्ट कर दो, तो M1 डिवाइड बाय M1 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से, M1 डिवाइड बाय M1 आ जाएगा, और इंटू U1 आ जाएगा, है ना। और प्लस M2 को तो नेग्लेक्ट करना है, तो जीरो आ जाएगा आपका, इस M1 से M1 हटा देना। U2 तो जीरो है, तो वैसे भी जीरो ही होना है। तो V1 इजिकल टू आपके पास कितना आ जाएगा, U1 आ जाएगा। V1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, U1 आया समझ में। तो यानी जो पहली वाली बॉडी थी, मतलब जो ट्रक था आपका, वो ट्रक की जो वेलोसिटी है, वो आफ्टर कोलिजन भी ट्रक की वेलोसिटी वही रहने वाली है, और वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, आगे 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 ले जाएगा उसको। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब अगर V2 निकाला जाए, इसमें से V2 निकालू मैं, V2 क्या है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, M2 को नेग्लेक्ट करना है अपन को। तो V2 निकालो, M2 को नेग्लेक्ट करो, तो माइनस M1 डिवाइड बाय M1। और U2 तो आपका, U2 क्या है, जीरो है आई थिंक। U2 तो जीरो है, तो पहली वाली टर्म तो वैसे ही हटा दो। आप इधर देखो, इसको देखो, इसमें क्या आ रहा है, टू एम वन डिवाइड बाई M1 प्लस M2 आ रहा है ना। अभी इसमें क्या नेग्लेक्ट करना है, आप देखो यहाँ V2 अपन निकालेंगे, V2 को निकाल के देखो V2 कितना आएगा। तो V2 के लिए देखो क्या करना है अपन को, M2 को नेग्लेक्ट करना है, तो M2 को नेग्लेक्ट कर दो, तो 2m1 डिवाइड बाई M1 इंटू U1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2m1 डिवाइड बाई M1 इंटू U1 आ जाएगा। इस M1 से ये चला जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2U1 आ जाएगा। तो यानी जो स्टेशनरी सर लाइट, हाँ सर आपने ये इतने सारे, तो मतलब M1 और M2 के बीच में इतने सारे साइंस वो डाला, वो मुझे नहीं समझा। ये, अरे तो हाँ ग्रेटर देन वाले साइन है ना, ग्रेटर देन। M1 सर, बहुत बट बहुत इतना, बहुत बड़ा है, ग्रेटर अच्छा देन का। वैसे। ओके हाँ, ओके। ये इससे बहुत बहुत बड़ा है ऐसे करके। तो ये तो कितने ही बना लो ऐसे करके। ठीक है, अब दो, आप देखो इनसे क्या रिजल्ट आया। तो यानी जो छोटी लाइट बॉडी जो स्टेशनरी थी, वो कॉलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। और वो जो बड़ी बॉडी की जो वेलोसिटी थी बिफोर कॉलिजन, उसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस है आपके किसके, इलास्टिक कॉलिजन के, वन डायमेंशनल इलास्टिक। तो अब देखो, अभी हमने इलास्टिक कॉलिजन पूरा स्टडी करा, इलास्टिक कॉलिजन है ना, वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन, वेलोसिटी, आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटीज क्या होंगी, उनके डेरिवेशंस हमने फाइंड आउट करे, केसेस डिस्कस करे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, अभी हम बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो इसमें होता है, वो क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन पता होना चाहिए। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में आप देखेंगे, जैसे अगर हम, इफ आई कंसीडर टू बॉडीज, एक बॉडी हमने ले ली, M1 मास है, U1 उसकी वेलोसिटी है। ये दूसरी बॉडी ली, दूसरी बॉडी का मास M2 है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, U2 है। तो ये हम ये ले रहे हैं कि भाई U1 इज ग्रेटर देन U2 है। और ये जो डायग्राम है, ये हमने बनाया है बिफोर कॉलिजन का। किसका बनाया है फिगर, ये जो हमने लिया है बिफोर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन जो है, एक बॉडी है M1 मास की, वो U1 वेलोसिटी से चल रही है, दूसरी बॉडी है M2 मास की, वो U2 वेलोसिटी से एक लाइन में मोशन कर रहे हैं, और ये कुछ इस तरह से वेलोसिटी के U1 जो है ग्रेटर देन U2 है, तो इनका कॉलिजन होता है। अब कॉलिजन के बाद क्या हो रहा है, कुछ ऐसा सीन हो रहा है कॉलिजन के बाद, ये क्या होगा, दे बोथ स्टिक टुगेदर, दोनों क्या है, एक दूसरे से चिपक गए ऐसे करके। तो इसका मास M1 था ही, इसका मास M2 है, और ये दोनों एक दूसरे से स्टिक हो गए, और कॉमन वेलोसिटी है v, उससे मोशन कर रहे हैं। तो ये डायग्राम हमारे पास है आफ्टर कॉलिजन का। किसका डायग्राम है ये, आफ्टर आफ्टर कॉलिजन का डायग्राम। आई बात समझ में। और ये है, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, दोनों बॉडीज आफ्टर कॉलिजन एक दूसरे से स्टिक टुगेदर हो जाते हैं, और एक कॉमन वेलोसिटी से क्या करते हैं, मोशन कैरी ऑन करते हैं, है ना। अभी इसके अंदर हम क्या है, क्योंकि इनइलास्टिक कॉलिजन है, तो इनइलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं कि बाय मोमेंटम कंजर्वेशन लो, मैं इसमें लगाता हूँ मोमेंटम बाय मोमेंटम कंजर्वेशन
बाय मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। अपन क्या करते हैं इसमें, व्हाट वी डू, वी आर अप्लाइंग द मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो देखो, मान लेते हैं कि जो बिफोर कॉलिजन है इसका मोमेंटम कितना था, p1 था। आफ्टर कॉलिजन जो मोमेंटम है वो कितना, p2 है। तो हम बात कर रहे हैं टोटल मोमेंटम की। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन जो है वो टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के बराबर होना चाहिए। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना है, m1u1 प्लस m2u2, यही होगा भाई, है ना। और आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, और ये v आ जाएगा, v को बोलते हैं कॉमन वेलोसिटी। आया समझ में। तो यहां से अपन v निकाल सकते हैं जिसको कि कॉमन वेलोसिटी कहते हैं। तो कॉमन वेलोसिटी आपके पास आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। v जो होता है उसको बोलते हैं कॉमन वेलोसिटी, v को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, कॉमन वेलोसिटी, जिसमें कि आफ्टर कॉलिजन दोनों बॉडीज जो है जितनी वेलोसिटी से मोशन कर रही है वो कहलाती है इसकी कॉमन वेलोसिटी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है तो इनइलास्टिक कॉलिजन में जो कॉमन वेलोसिटी है, कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला है m1u1 प्लस m2u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आया समझ में यहाँ तक बात, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। अभी हम करते हैं इसमें, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का इसमें लॉस हो रहा है। तो मैं कहता हूँ भाई, जब बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या है, k1 है, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी k2 है। तो हम अगर बात करें कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ, क्या निकाले हम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हमें पहले से ही पता है कि देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और चेक भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं k1 माइनस k2 कर दूं। अगर मैं k1 माइनस k2 करता हूं और वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है, क्या आती है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जब भी आ सकती है जब k1 बड़ा होगा k2 से, तभी तो पॉजिटिव आई ना वैल्यू। हाँ और सर। k1 अगर बड़ा होगा k2 से तो इसका मतलब ऑब्वियसली बाद में एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। एनर्जी का क्या हुआ है, बाद में लॉस हुआ है। तो देखें अपन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं डेल्टा के से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डेल्टा के लिख दिया। देखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन लिखी जाएगी 1/2, यह आ जाएगा आपका m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2, और यह आ जाएगा आपके पास m2u2 स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, माइनस 1/2। अब यह आ जाएगा m1 प्लस m2, क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, और यहाँ कॉमन वेलोसिटी आएगी v स्क्वायर। आया समझ में, बन जाएगी ये टर्म। अब सर यह, नहीं, ओ, वो बोलो। m1 + m2 × v² यहाँ वो। आफ्टर कॉलिजन देखो ना, आफ्टर कॉलिजन मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 मास हो हाँ जाएगा हाँ ना, हाँ और हाँ वेलोसिटी सर। भी आ जाएगी, तो ये बन जाएगा। अभी इसको सॉल्व करें अपन तो 1/2 m1u1 स्क्वायर, देन प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2, ये देखो m1 प्लस m2, है ना। अभी देखना आप, इंटू v का स्क्वायर करना है मुझे। तो v का स्क्वायर क्या जाएगा, m1u1 प्लस m2u2, ठीक है, और उसका क्या जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या जाएगा, डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, आ जाएगा ना, स्क्वायर कराया ना आपने। तो हाँ यहाँ सर। से ये कैंसिल हो गया एक बार, इसको कैंसिल कर दो आप। तो आपके पास बचेगा 1/2, 1/2, ये हो जाएगा m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपके पास m2u2 स्क्वायर, ये भी ठीक है, माइनस माइनस 1/2, ठीक है, 1/2, और ये होगा आपके पास m1u1 प्लस m2u2, और इसका होल स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2, कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है। हमें इसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालना है, वो स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकलेगा, अपन इसको सॉल्व करें और थोड़ा, ठीक है, इसको और सॉल्व करें थोड़ा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं अपन, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये करते हैं कि जो जो सेकंड बॉडी है, मैं एक लेता हूँ लेट, जो सेकंड बॉडी है वो इनिशियली किसमें थी, रेस्ट में थी, किसमें थी, रेस्ट में। लेट जो बॉडी टू, जो सेकंड बॉडी अपनी अपन ले लेते हैं रेस्ट में थी, u2 इजिकल टू 0। ये जो बॉडी है u2 वाली, इसको अपन ले लेते हैं कि किसमें थी, रेस्ट में थी, एक एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो u2 अगर मैं 0 ले लूं इसमें, तो u2 अगर 0 ले हम, तो क्या देखते हैं आगे क्या आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखें आप, तो ये हाफ m1u1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, हाफ m1u1 स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो आप, है ना, u2 हमने 0 ले ले तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो ये आएगा -1/2,
माइनस 1/2, ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और ये डिवाइड बाय आपके पास आ रहा है m1 प्लस m2। अभी यहाँ भी देखो अपन कह रहे कि u2 जीरो है, यानी जो सेकंड बॉडी है वो किस में थी, रेस्ट में थी। तो रेस्ट में थी तो यहाँ पर भी ये u2 वाली जो टर्म है अपनी हट जाएगी यहाँ से, इसको हटा दो आप, तो ये m1 ओनली क्या बचेगा, m1u1 का होल स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपन देखें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ m1u1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है इसमें। आप देखो 1/2 देखना ध्यान से, अगर अपन इसमें से क्या करें 1/2, ये तो हो गया 1/2, ये हो गया आपका m1u1 स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया -1/2, और इसको कर देते हैं अपन m1 स्क्वायर, ये हो जाएगा u1 स्क्वायर और डिवाइड बाय आपके पास आ रहा है m1 प्लस m2 आ रहा है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 और 1/2 m1u1 स्क्वायर, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं, ठीक है, तो ये बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 1/2 बाहर चला गया इसमें, है ना। और m1 इधर से m1 बच जाएगा ऊपर से, ये m1 डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हो, 1/2 m1u1 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका पास m1 प्लस m2, ठीक है, एंड माइनस m1 एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2, है ना। तो इस m1 से m1 को कैंसिल कर देना आप, सो यू विल गेट फाइनल एक्सप्रेशन हाफ हाफ m1 m2, ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड दिस वन इज u1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको। सो दिस इज अ एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, ठीक है।